सुनील गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, इंटरपोलेशन में आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की सीरीज में ओवरऑल हमें 5 लेक्चर डिस्कस करने हैं, जिसमें लेक्चर नंबर 1 हमारे पास है डेरिवेटिव यूजिंग फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। देन इसके बाद लेक्चर नंबर 2 हमारा है डेरिवेटिव यूजिंग बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 ऑलरेडी हमारा प्रिपेयर हो चुका है, इसको आपने देख भी लिया होगा। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है जो कि हम बात करेंगे, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डेरिवेटिव यूजिंग सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। देन उसके बाद हम बात करेंगे डेरिवेटिव यूजिंग बेसल सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। एंड द लास्ट लेक्चर फिर हमारे पास होगा डेरिवेटिव यूजिंग न्यूटन डिवाइडेड एंड लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 अभी तक नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देख जरूर लीजिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3 जिसका नाम है डेरिवेटिव यूजिंग स्टर्लिंग सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वेबसाइट पर विजिट नहीं की है तो वेबसाइट विजिट कर लें www.sonendragupta.blogspot.com और www.sonendragupta.com। इन वेबसाइट पर विजिट करने से आपको फायदा ये मिलेगा, आपको प्रीवियस सेमेस्टर के आरजी के पेपर के फुल लेंथ सॉल्यूशन मिलेंगे, साथ में आपको ई नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे विद फ्री ऑफ कॉस्ट। आइए देखें आज के लेक्चर की लेक्चर आउटलाइन क्या है हमारे पास। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के बारे में, जो कि हम लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में भी आपको बता चुके हैं। देन उसके बाद आपको बात करेंगे चॉइस ऑफ इंटरपोलेशन फॉर्मूले के बारे में कि किस प्रकार से हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के अंदर कौन सा फॉर्मूला हमें किस क्वेश्चन के लिए यूज करना चाहिए। देन उसके बाद हम बात करेंगे फ्लो चार्ट। नेक्स्ट हमारा होगा डेरिवेटिव ऑफ स्टर्लिंग सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले के अंदर हम डेरिवेटिव को आपको ड्राइव करना सिखाएंगे और फिर उनके बेस हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। देन उसके बाद आपको कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फ्लो चार्ट ऑफ न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। तो फ्लो चार्ट ऑफ न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के अंदर आप देखेंगे कि इंटरपोलेशन के अंदर हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक इक्वल इंटरवल के लिए और एक अनइक्वल इंटरवल के लिए। अगर हम इक्वल इंटरवल के अंदर बात करें तो इसको दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला आपका है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला और सेकंड आपका है न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। जैसे हम बात करते हैं सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले के बारे में, तो सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले के अंदर हमें दो स्पेशली फॉर्मूले हमें डेरिवेटिव के अंदर सीखने हैं। पहला हमें डिस्कस करना है स्टर्लिंग, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और दूसरा आपका है बेसल्स फॉर्मूला, जो हम इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जब हम अनइक्वल इंटरवल की जब बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। पहला हमारा फॉर्मूला होता है लैग्रांज और दूसरा फॉर्मूला होता है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो ओवरऑल हमें न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में इतने फॉर्मूले यहां पर डिस्कस करने हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। तो कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन क्या है हमारे पास है। Numerical differentiation is a process of calculating the value of the derivative of a function at some assigned value of x from the given set of values xi and yi. Numerical differentiation की जो होता है किसी भी फंक्शन का एक डेरिवेटिव निकालने का प्रोसीजर होता है जिसमें हमारे पास एक टेबुलेटेड वैल्यूज हमें दी रहती है। उन टेबुलेटेड वैल्यू की हेल्प से किसी असाइन वैल्यू पर हमें डेरिवेटिव इवैल्यूएट करने होते हैं, यानी कि dy by dx d2y by dx स्क्वायर निकालना होता है। To compute the dy by dx, we first replace the exact relation y equal to f of x by the best interpolating polynomial and y equal to phi of x, then differentiate later as many times as we desire. The choice of interpolation formula to be used will depend on the assigned value of x at which dy by dx is desired. यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, जो भी हमें डेरिवेटिव निकालना होता है dy by dx या d2y by ds स्क्वायर या d3y by ds क्यू, ये डिपेंड इस बात पे करें हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है किसी भी असाइंड वैल्यू पर। तो ये जो असाइंड वैल्यू आपको यहाँ पर दी रहती है, उस असाइंड वैल्यू के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाना चाहिए। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि भाई हम कैसे पता लगा सकते हैं। डोंट वरी, इसका भी हमारे पास सोल्यूशन है। तो यहाँ पर हमने एक चार्ट बना रखा है, उस चार्ट को आप ध्यान से समझिएगा। तो चॉइस ऑफ इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। सबसे पहला हमारा है कि यदि अगर आपकी वैल्यू द वैल्यू ऑफ x आर इक्वली स्पेस, आप देखिए कि जो हमारे पास आर्गुमेंट है क्या वो इक्वली स्पेस्ड है, और dy by dx या d2y by ds पर हम निकालना चाहते हैं और पॉइंट x इक्वल टू a पर। तो ऐसी कंडीशन में यदि वो x इक्वल टू a नियर द बिगिनिंग ऑफ द टेबल है, तो ऐसी कंडीशन में आप समझ जाइए कि आपको वहां पर न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला अप्लाई करना है।
सिमिलरली यदि हमारे पास x अगर इक्वली स्पेस्ड है और वो इक्वली स्पेस हमारे पास अगर नियर द एंडिंग ऑफ द टेबल अगर मेरे पास आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि वहां पे आपको न्यूटन का बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला अप्लाई करना है। थर्ड हमारे पास है, यदि अगर आपकी x की वैल्यू नियर द मिडिल ऑफ द टेबल है, आपको क्वेश्चन में देखते से ही पता चल जाएगा कि मिडिल ऑफ द टेबल है कि नहीं है। जैसे आपका मिडिल ऑफ द टेबल हमारे पास आती है, तो ऐसी कंडीशन में आप समझ जाना कि वहां पर हमारे पास दो फॉर्मूले हम अप्लाई कर सकते हैं, आइदर द स्टर्लिंग और बेसल सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब अगर सवाल उठता है कि अगर हमारी वैल्यू अगर हमारे पास आर्गुमेंट अगर अनइक्वली स्पेस्ड है, अगर हमारे आर्गुमेंट अगर अनइक्वली स्पेस्ड है, तो ऐसी कंडीशन में आपको वहां पर दो फॉर्मूले आपके सामने होंगे, या तो आप न्यूटन का डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला या लेग्रांजे इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो आज हम जो स्पेशली आपको बता रहे हैं वो स्टर्लिंग सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले के बारे में बता रहे हैं। तो आइए इसके डेरिवेशन हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं वो आपको यहाँ पर हम सिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले का जो लिखा हुआ उस फॉर्मूले को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है f of x0 plus ph equal to y0 plus p upon factor 1 delta y0 delta y minus 1 upon 2 plus p upon p square upon factor 2 delta 2 y minus 1 p square minus 1 square upon factor 3 delta 3 y minus 1 delta 3 y minus 2 upon 2 plus p square minus 1 square upon factor 4 delta 4 y minus 2 and p into p square minus 1 square p square minus 2 square upon factor 5 delta 5 y minus 2 delta 5 y minus 3 upon 2 and so on। ये जो फॉर्मूला हमारे पास जो है वो स्टर्लिंग का सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला है। इसलिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कहीं पे y माइनस टू आ रहा है, कभी y माइनस वन हमारे पास आ रहा है। तो ये जो वैल्यू होती है वो सेंट्रल वैल्यू होती है, इस वैल्यू को हम हमेशा निकालते हैं p इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन ऑफ h की हेल्प से। कैसे निकालेंगे मैं आपको क्वेश्चन में अलग से बताऊंगा। तो हम इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 को हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास p की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है x माइनस एक्स जीरो अपॉन ऑफ h। यानी कि अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास x की वैल्यू निकलेगी एक्स जीरो प्लस पी एच। और ध्यान से देखिएगा, यदि अगर मैं यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू ऑन बोथ साइड, तो dx इक्वल टू मिलेगा h इंटू dp। यानी कि हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलूं कि भाई dx अपॉन dp मेरे पास क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, दिस इज h। ओके, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे पास dp बाई dh की जो वैल्यू और dp बाई dx की जो वैल्यू होगी वो 1 अपॉन h के इक्वल होगी। आइए हम इक्वेशन नंबर 1 को हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू p के लिए, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं कि इस p का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस p स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन किस प्रकार से मिलेगी, तो आपको मिलेगा f ऑफ एक्स जीरो प्लस पी एच इक्वल टू वाई जीरो इंटू पी अपॉन फैक्टर 1 को हमने हटा दिया, डेल्टा वाई जीरो प्लस डेल्टा वाई माइनस 1 अपॉन 2 पी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। p का हम पी स्क्वायर माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा पी क्यू माइनस पी अपॉन में फैक्टर 3 को लिख दिया 6। पी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा p की पावर 4 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 24। और इसी प्रकार अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा p टू दी पावर 5 माइनस 5p क्यू प्लस 4p और फैक्टर 5 को हमने लिख दिया 120 एंड सो ऑन। अब हम करने के वाले इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू p के लिए। तो डिफरेंशिएट करने पर हमें मिलेगा f डैश एक्स जीरो प्लस पी एच, और पी एच को अगर हम अलग से p के लिए डिफरेंशिएट करेंगे तो इनटू में h हमारे पास आ जाएगा। तो इक्वल टू मिलेगा 0 प्लस डेल्टा वाई जीरो अपॉन डेल्टा वाई माइनस 1 अपॉन 2 प्लस p डेल्टा 2 वाई माइनस 1 3p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 6 डेल्टा 3 वाई माइनस 1 डेल्टा 3 वाई माइनस 2 अपॉन 2। देन यहाँ पर हमारे पास p की पावर 4 तो आपको मिल गया 4p क्यू माइनस ऑफ p स्क्वायर का 2p अपॉन 24 डेल्टा 4 y माइनस 2 एंड 5p4 माइनस 15p स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 120 डेल्टा 5 y माइनस 2 प्लस डेल्टा 5 y माइनस 3 अपॉन 2। अब ये जो हमारे पास f डैश एक्स जीरो प्लस पी एच होता है, ये हमारे पास dy बाई dx बन जाता है और h का हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने h का डिवाइड किया तो dy बाई dx हमारे पास हो गया एट x इक्वल टू एक्स जीरो पर, जो कि हमारा पहला डेरिवेटिव फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन h डेल्टा वाई जीरो प्लस डेल्टा वाई माइनस 1 अपॉन 2
प्लस पी डेल्टा 2 वाई माइनस 1 3p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ऑफ 6 डेल्टा 3 वाई माइनस 1 प्लस डेल्टा 3 वाई माइनस 2 अपॉन ऑफ 2 प्लस 4p क्यू माइनस 2p अपॉन 24 डेल्टा 4 वाई माइनस 2 and 5p4 minus 15p square plus 4 upon 120 delta 5 y minus 2 plus delta 5 y minus 3 upon of 2 and so on। तो ये जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं x की किसी भी वैल्यू के लिए यूज कर सकते हैं जो कि जहां पर हमारे पास जो आर्गुमेंट जो हमारे पास हो यानी कि जो असाइंड वैल्यू जो हो वो टेबुलेटेड ना हो। टेबुलेटेड ना हो का मतलब होता है कि उस टेबल के अंदर हमें ना दी हो। अब अगर हम इसी का सेकेंड डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं तो अगेन हम इक्वेशन नंबर 3 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू p। तो हमने यहाँ पर करा अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 3 विद रिस्पेक्ट टू p, देन वी गेट। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डेल्टा 2 वाई माइनस यहाँ पे p हमारे पास 1 बन जाएगा, ये टर्म मेरे पास 0 बन जाएगी, आपके पास डेल्टा 2 वाई माइनस 1 बन जाएगा, ये आपको मिलेगा 6p अपॉन ऑफ 6 यानी कि 6 मिलेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा 12p स्क्वायर माइनस 2 अपॉन ऑफ 24। यहाँ पर आपको मिलेगी टर्म दिस इज द 20p क्यूब माइनस 30p अपॉन ऑफ 120 इंटू डेल्टा 5 वाई माइनस 2 प्लस डेल्टा 5 वाई माइनस 3 अपॉन ऑफ 2 एंड सो ऑन। तो देखिए किस प्रकार से मिलेगी। तो ये टर्म मैंने यहाँ पर लिख दी। अब इस टर्म को यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो आपका एफ डबल डैश एक्स जीरो प्लस पी एच है ये हमारे पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा और एच स्क्वायर का डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, दिस इज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एच स्क्वायर डेल्टा 2 वाई माइनस 1 प्लस पी डेल्टा 3 वाई माइनस 1 प्लस डेल्टा 3 वाई माइनस 2 अपॉन ऑफ 2 प्लस 6p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ऑफ 12 डेल्टा 4 वाई माइनस 2 देन 2p क्यू माइनस 3p अपॉन ऑफ 12। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ पर हमने 10 से डिवाइड कर डेल्टा 5 वाई माइनस 2 प्लस डेल्टा 5 वाई माइनस 3 अपॉन ऑफ 2। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 3। इसी का हम यहाँ पर हम थर्ड डेरिवेटिव में निकालना चाहते हो। अगर हम थर्ड डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें करना क्या होगा कि हम इक्वेशन नंबर 5 को अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू p। तो इक्वेशन नंबर 5 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू p हमने करा तो आपके पास मिल गया एच क्यू एफ ट्रिपल डैश, यहाँ पर आपका एफ ट्रिपल डैश हो जाएगा एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस पी एच इक्वल टू डेल्टा 3 वाई माइनस 1 डेल्टा 3 वाई माइनस 2 अपॉन 2 देन 24 p अपॉन 24 डेल्टा 4 वाई माइनस 2 6p स्क्वायर 60p स्क्वायर माइनस 30 अपॉन 120 डेल्टा 5 y माइनस 2 प्लस डेल्टा 5 y माइनस 3 अपॉन 2। इस टर्म को हम सिंप्लीफाई करें तो एच क्यू को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा दिस इज डेल्टा d3 y अपॉन ऑफ dx क्यूब 1 अपॉन एच क्यूब दिस इज डेल्टा 3 y माइनस 1 प्लस डेल्टा 3 y माइनस 2 अपॉन ऑफ 2 प्लस p डेल्टा 4 y माइनस 2 प्लस 2p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ऑफ 4 इंटू डेल्टा 5 y माइनस 2 प्लस डेल्टा 5 y माइनस 3 अपॉन ऑफ 2 एंड सो ऑन। ये हमारा फॉर्मूला नंबर 7 होगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर आपका 6 और इक्वेशन नंबर आपकी 7 जो है इसको हम तब यूज करेंगे जब आपकी जो असाइंड वैल्यू जो होगी वो हमारे पास टेबुलेटेड ना हो। इक्वेशन नंबर 4, 6 एंड 7 गिव द वैल्यू ऑफ द dy by dx, d2y by dx square and d3y by dx cube at any value of x which is not tabulated। इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पर इन्हीं फॉर्मूले की हेल्प से हम वो फॉर्मूले निकालना चाहते हैं जिसमें हमारे पास जो आर्गुमेंट यानी कि जो असाइंड वैल्यू जो हो वो अगर टेबुलेटेड हो तो इसका मीनिंग किस प्रकार से निकाला जाएगा। तो देखें, तो हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 4, 6 और 7 के अंदर p इक्वल टू 0 रख देते हैं। p इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि हमारे पास x इक्वल टू एक्स 0 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि p का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है p इक्वल टू एक्स माइनस एक्स 0 अपॉन ऑफ h। जैसे ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगे तो ऑब्वियसली ये वैल्यू मेरे पास 0 बन जाएगी। इन वैल्यू इसके अंदर p इक्वल इक्वेशन नंबर 4, 6 और 7 के अंदर p की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो आपका फॉर्मूला बनेगा dy बाय dx इक्वल टू 1 अपॉन h डेल्टा y0 प्लस डेल्टा y माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 6 से डेल्टा 3 y माइनस 2 डेल्टा 3 y माइनस 1 प्लस डेल्टा 3 y माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 30 डेल्टा 5 y माइनस 2 प्लस डेल्टा 5 y माइनस 3 अपॉन 2। देन सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास होगा d2y by dx स्क्वायर 1 अपॉन h स्क्वायर डेल्टा 2y माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 12 डेल्टा 4y माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 90 और डेल्टा 6y माइनस 3। एंड द थर्ड डेरिवेटिव हमारे पास होगा d3y अपॉन dx क्यूब इक्वल टू 1 अपॉन h क्यूब डेल्टा 3y माइनस 1 डेल्टा 3y माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4 डेल्टा 5y माइनस 2 प्लस डेल्टा 5y माइनस 3 अपॉन 2। इस तरीके से
तो ओवरऑल हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमने यहाँ पर दो फॉर्मूले हमने डिस्कस किए हुए। एक वो फॉर्मूला जिसमें हमारे पास जो असाइंड वैल्यू जो है वो हमारे पास टेबुलेटेड नहीं है, और एक फॉर्मूले हमने वो डिस्कस किए हुए जो हमारे पास जिसमें असाइंड वैल्यू जो हो वो टेबुलेटेड हो। तो इन दोनों फॉर्मूले को भी यहाँ पर हम समराइज कर देते हैं तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो स्टर्लिंग सेंटर डिफरेंस डेरिवेटिव फॉर्मूला व्हेन p नॉट इक्वल टू जीरो। p नॉट इक्वल टू जीरो कब होगा? जब हमारे पास x जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो उनके फॉर्मूले हमारे पास कुछ इस प्रकार से, तो dy बाई dx का p पहला फॉर्मूला हमारा बन जाएगा जो अभी हम ड्राइव कर चुके हैं। देन ये हमारे पास d2 y बाई डी स्क्वायर का सेकेंड फॉर्मूला हो, और थर्ड हमारा है d3 बाई अपॉन ऑफ dx क्यू का। इन फॉर्मूले को आप याद कर सकते हैं अगर आपसे फॉर्मूले याद हो जाते हैं। अगर आप ये फॉर्मूले याद नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमको यहाँ पर इसको ड्राइव करके ही निकालना होगा। सेकंड हमारे पास वही स्टर्लिंग सेंटर डिफरेंस डेरिवेटिव फॉर्मूला व्हेन p इक्वल टू जीरो। व्हेन p इक्वल टू जीरो इट मींस दैट कि आपके पास x जो है x जीरो के इक्वल है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास थ्री फॉर्मूले हमारे पास होंगे। नाउ दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला, देन दैट द सेकंड फॉर्मूला d2 बाय dx स्क्वायर, एंड द थर्ड फॉर्मूला d3 बाय अपॉन ऑफ dx क्यूब। तो आई होप आपको अच्छी तरह यहाँ पर समझ में आ गया है कि किन क्वेश्चन में हमें कौन से फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। तो अब आप तैयार हो चुके हैं कि इनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस प्रकार से हमसे पूछे जा सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इस लेक्चर को में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप लेक्चर के कमेंट बॉक्स पूछ सकते हैं। आपकी क्वेरी जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स। तो पहला प्रॉब्लम हमारे सामने है, find the first and second derivative of the function tabulated below at the point x equal to 6.0। अब आप देखिए कि जो आपको x इक्वल टू 6.0 हमें जो दिया हुआ है, x इक्वल टू 6.0 हमें दिया हुआ है। आप देखेंगे कि जो 6.0 हमें यहाँ पर दिया हुआ है वो आपको सेंट्रल वैल्यू पर आपको मैच कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये वैल्यू जो हो गई x बन गई, और ये वैल्यू आपके पास जो हो गई वो x नॉट बन गई। तो इसका मतलब ये होगा कि इस क्वेश्चन में x जो है वो x नॉट के इक्वल हमारे पास आ रहा है। अगर x नॉट के इक्वल आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में हमारी p की जो वैल्यू होगी वो जीरो के इक्वल कहलाएगी। तो here the given value of x equal to 6.0 which is a tabulated in center, then we will use the Stirling center difference interpolation formula। तो सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाने से पहले हम यहाँ पर इस सारी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, h की वैल्यू हमारे पास डिफरेंस कितने का दिखाई दे रहा है, 0.5 का। x की वैल्यू 6.0 आ गई, x नॉट की वैल्यू 6.0 है। तो p हमारे पास होता है x माइनस एक्स जीरो अपॉन ऑफ h, यानी कि वो हमारे पास बन गया 0। अब यहाँ पर हम सेंटर डिफरेंस टेबल को हम यहाँ पर बनाएंगे। तो सेंटर डिफरेंस टेबल ऑलरेडी आपने जो हमने आपको इंटरपोलेशन फॉर्मूला जब आपको सिखाया था उसमें आपको बनाना सिखाया था। यहाँ पर एक बार दोबारा और सीख लीजिए कि हम सेंटर डिफरेंस टेबल किस प्रकार से बनाते हैं। तो पहले हमने यहाँ पर x की वैल्यू को यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट किया, देन उसके बाद हमने p लिया। तो p का जो वैल्यू होता है वो कहलाता है xi माइनस 6.0 अपॉन 0.5। यहाँ पर जो ये जो वैल्यू x है इसको यहाँ पर हम इसे xi के नाम से लिख रहे हैं। ओके, तो हमारे पास होगा xi माइनस 6.0 अपॉन 0.5। तो 4.5 माइनस 6.0 डिवाइडेड बाय 0.5 करेंगे तो आपको -3 मिलेगा। 5.0 माइनस 6.0 करेंगे डिवाइडेड 0.5 करेंगे तो -2 मिलेगा। 5.5 माइनस 6.0 करेंगे तो -1 मिलेगा। इसी को अगर हम कंटिन्यू करते जाएं तो आपको ये वैल्यूज मिलती जाएंगी। ओके, अब हमने यहाँ पर y की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब जिस प्रकार से हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के अंदर अपनी टेबल बनाते हैं, सेम उसी पैटर्न पे आपको यहाँ पर टेबल बनानी होगी। तो यहाँ पर बनाने का लॉजिक क्या है, इस वैल्यू को इसमें से माइनस करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी। सेम इसी पैटर्न पे अगर आप ये करते आएंगे तो आपको ये वैल्यूज मिलती जाएंगी। सेम अगर हमें आगे बढ़ना तो 3.81 में से अगर मैं इस वैल्यू को माइनस करता हूँ 0.60 मिलेगा। 4.47 में से अगर इसको माइनस करूंगा तो 0.60 मिलेगा। 5.1 माइनस करेंगे तो ये। तो इस प्रकार से आप ये आराम से सेंटर डिफरेंस टेबल आप बना सकते हैं। अब आपको ध्यान क्या करना है, ये जो वैल्यू हमारे पास रेड कलर में लिखी हुई ये हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड द x0। इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू हमारे पास जो है वो हमारी कहलाएगी y0। ये वैल्यू मेरे पास y-1 है, ये वैल्यू मेरे पास y-3 है, ये वैल्यू मेरे पास y-2 है, ये वैल्यू मेरे पास y1 कहलाएगी, ये वैल्यू मेरे पास y2 कहलाएगी, और ये वैल्यू मेरे पास y3 कहलाएगी। तो ऑब्वियसली इसके कोरस्पॉन्डिंग में अगर हम यहाँ पर लेफ्ट जाते रहते जैसे कि हम ये 5.19 देखें
तो ये वैल्यू मेरे पास होगी, दिस इज द डेल्टा वाई जीरो। ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास हो गई डेल्टा वाई माइनस वन, ये हो गई डेल्टा वाई माइनस टू, ये हो गई डेल्टा वाई माइनस थ्री। ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास क्या होगी, दिस इज द डेल्टा थ्री वाई माइनस थ्री, ये हो गई मेरे पास डेल्टा टू वाई माइनस टू, ये हो गई मेरे पास डेल्टा टू वाई माइनस वन, ये वैल्यू मेरे पास हो गई डेल्टा वाई डेल्टा टू वाई जीरो एंड सो ऑन। नेक्स्ट अगर ये वैल्यू को बोले तो इस वैल्यू का नाम क्या होगा, हाँ जवाब दीजिए, हाँ दिस इज द डेल्टा थ्री वाई माइनस थ्री, दिस इज डेल्टा टू वाई माइनस टू, दिस इज द डेल्टा थ्री वाई माइनस वन एंड दिस इज द डेल्टा थ्री वाई जीरो। तो इस प्रकार से हम ये वैल्यू बड़े आसानी से स्लोप के फॉर्म में हम निकाल सकते हैं। आइए अब इन पे बेस्ड हमारे फॉर्मूले के होंगे, आपको अब सेंट्रल डिफरेंस टेबल बनाना आ गई है कि सेंट्रल डिफरेंस टेबल हम किस प्रकार से बना रहे हैं। ओके, तो वी नो दैट बाय द स्टर्लिंग सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला व्हेन p इक्वल टू 0, तो हमारा फॉर्मूला है dy बाई डी एक्स वन अपॉन एच डेल्टा वाई जीरो प्लस डेल्टा वाई माइनस वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन सिक्स डेल्टा थ्री वाई माइनस वन डेल्टा थ्री वाई माइनस टू अपॉन टू वन अपॉन 30 डेल्टा फाइव वाई माइनस टू प्लस डेल्टा फाइव वाई माइनस थ्री अपॉन टू। अब हम इन सारी वैल्यूज को हम यहाँ पर जो सेंटर डिफरेंस टेबल है उसकी हेल्प से यहाँ पर रख देते हैं, और h की वैल्यू हमें पता ही है 0.5 है, हमने सारी वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें करना क्या है कि इसको हम साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से इसको हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और ये सॉल्व करने में हमारे पास आ रहा है 9.64। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम सेंटर डिफरेंस का सेकंड डेरिवेटिव फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहते हैं तो हमारा सेकंड डेरिवेटिव फॉर्मूला हमारा होगा वन अपॉन एच स्क्वायर डेल्टा टू वाई माइनस वन माइनस वन अपॉन 12 डेल्टा फोर वाई माइनस टू प्लस वन अपॉन 90 डेल्टा सिक्स वाई माइनस थ्री। इन सब वैल्यू को यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 2.88। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। तो डियर फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन किस प्रकार समझ में आया होगा? अगर इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की समझ में कोई दिक्कत आती है तो क्वेश्चन पहले आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, उसके बाद अपना क्वेश्चन आप पुटअप करिएगा। आइए प्रैक्टिस के लिए मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन और सॉल्व करा रहा हूँ, जिससे कि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि कैसे हम यहाँ पर स्टर्लिंग सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। Now this is question number 2. A slider in a machine move a fixed straight rod along the road is given below the for various values of the time in t second. Find the velocity of the slider and acceleration. वेलोसिटी निकालनी है और साथ में हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। टाइम आपको दे रहेगा 0.3। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो t इक्वल टू 0.3 दिया हुआ है वो आपको सेंटर में आपको वैल्यू दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्वेश्चन में t इक्वल टू टी जीरो दोनों की वैल्यू समान है। t इक्वल टू टी जीरो की अगर वैल्यू समान है तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास p की जो वैल्यू होगी वो जीरो के इक्वल कहलाएगी। ओके, तो क्वेश्चन में अगर आपसे बोला हुआ है t और आपको डिस्प्लेसमेंट जो दिया हुआ x दिया हुआ, तो ऐसी कंडीशन में जो वेलोसिटी होती है वो v इक्वल टू डी टी अपॉन, जो वेलोसिटी हमारे पास जो होगी वो dx अपॉन dt हमारे पास बन जाएगी, और जो एक्सेलरेशन हमारे पास जो होगा a वो हमारे पास d2x अपॉन ऑफ dt x स्क्वायर बन जाएगा। ओके राइट, तो देखिए here the given value of t equal to 0.3 which is the nearest to the center argument of the table, then we will use the Stirling center difference interpolation formula. ओके, तो स्टर्लिंग सेंटर डिफरेंस फॉर्मूले को यदि हम यहाँ पर यूज करें तो क्या होगा, यहाँ पर h की वैल्यू आपके पास होगी 0.1, t की वैल्यू आएगी 0.3। ध्यान रखिएगा जब भी अगर हम h निकालते हैं तो जो भी हमारे पास आर्गुमेंट होता है उसकी दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू का डिफरेंस होता है हमारे, यानी कि अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को माइनस करते हैं। t0 की वैल्यू भी आपके पास 0.3 है, p इक्वल टू आपका t माइनस टी जीरो अपॉन ऑफ h, ऑब्वियसली दोनों वैल्यू सेम है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ये जीरो के इक्वल ही मिलेगा। आइए अब सेंटर डिफरेंस टेबल हम यहाँ पर बनाए, तो यहाँ पर हमने पहले x की वैल्यू, यहाँ पर हमने पहले t की वैल्यू को यहाँ पर हमने रखा, दिस इज योर t। इसके बाद हमने यहाँ पे p की वैल्यू को हम यहाँ पर रख रहे हैं, तो p हमारे पास हो गया t माइनस ऑफ 0.3 अपॉन ऑफ 0.1। तो 0 में से 0.3 माइनस करेंगे, 0.1 का डिवाइड करेंगे तो -3 मिलेगा, 0.1 को 0.3 में माइनस करेंगे, 0.1 का डिवाइड करेंगे तो -2 मिलेगा, देन -1 मिलेगा। तो इस प्रकार से ये वैल्यू हमें मिलती चली जाएगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी इसके अंदर। इसके बाद हमने यहाँ पर लिखी है x की वैल्यू, तो x आपके पास है 30.13 जो कि आपको टेबल में दिखाई दे रहा है, तो हम ये सारी वैल्यूज यहाँ पर रख देंगे।
रखने के बाद हम यहाँ पर इसका फिर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की हेल्प से यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये वाली वैल्यू मिलेगी। देन सिमिलरली हम यहाँ पर इसी प्रकार से सेंटर डिफरेंस टेबल बना सकते हैं। सेम यहाँ पर इनको माइनस करते जाएं तो हमारे को वैल्यू मिलती आएगी, है ना। तो बड़ी आसानी से हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हमें नहीं होगी। सेम इसको अगर इसमें माइनस करेंगे तो हमारे को ये मिलेगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये मिलेगा हमें, 0.45 में से करेंगे तो ये मिलेगा, 0.43 से मिलेगा तो ये मिलेगा। सेम इसको हम आगे कंटिन्यू करते जाएं तो सेम हमें पैटर्न पे वैल्यू मिलती जाएगी, है ना। बड़ा आसान है सेंटर डिफरेंशियल बनाना, बस हमें यहाँ पे P को निकालना आना चाहिए तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होती। अब क्या है कि ये जो 0.3 हमारे पास है, ये हमारे पास कहलाएगा दिस कॉल्ड द T0। ये वैल्यू हमारे पास होगा दिस कॉल्ड द बाय x नॉट। यहाँ पर ये x नॉट बन गया, ये आपका x माइनस 3 है, यहाँ पर ये आपका x माइनस 2 है, ये आपका x माइनस 1 है, यहाँ पर आपका ये x1 हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका x2 हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका x3 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू हमारे पास होगी क्या कहलाएगी, दिस कॉल्ड द डेल्टा x माइनस 3। क्या कहलाएगी, दिस कॉल्ड द डेल्टा x माइनस 3। यहाँ पर मेरे पास ज्यादा स्पेस है नहीं है, यहाँ पर ये हमारा कहलाएगा डेल्टा x माइनस 2, ये कहलाएगा डेल्टा x माइनस 1, ये हमारा कहलाएगा डेल्टा x नॉट, दिस इज कॉल्ड डेल्टा x1, दिस इज द डेल्टा x2। इस तरीके से वैल्यू हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। सेम अगर हम आगे मूव करते हैं तो ये हमारा कहलाएगा दिस इज कॉल्ड द डेल्टा 2x माइनस 3, दिस कॉल्ड द डेल्टा 2x माइनस 2, दिस कॉल्ड द डेल्टा 2x माइनस 1, दिस कॉल्ड द डेल्टा 2x0 and this called the delta 2x1। सिमिलरली ये वैल्यू हमारे पास कहलाएगी डेल्टा 3x माइनस 3, ये वैल्यू हमारी कहलाएगी डेल्टा 2x माइनस 2, दिस कॉल्ड कहलाएगा डेल्टा 3x माइनस सॉरी x0 एंड दिस डेल्टा 3x1। ये वैल्यू आपकी है डेल्टा 4x माइनस 3, दिस डेल्टा 4x माइनस 2, दिस इज द डेल्टा 4x minus 1, this is the delta 5x minus 3, डेल्टा 5 हमारी x minus 2 हो जाएगी और लास्ट में मिलेगी दिस इज द डेल्टा 6x minus 3। तो इस तरीके से वैल्यू निकाली जाती है। अब इसके आगे तो हमारा केवल फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखिए और कैलकुलेट करिए, बस इतना ही यहाँ पर रहता है। तो फॉर्मूला हमारे सामने क्या है, we know that by the Stirling center difference first derivative formula when p equal to 0। तो हमने यहाँ पर अपना स्टैंडर्ड रिजल्ट जो होता है फॉर्मूले का वो हमने रख दिया, सारी वैल्यू को हमें यहाँ हमने टेबल से निकाल के रख दिया, उसको कैलकुलेट कर लिया, तो आपका आंसर आएगा 5.33 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देन उसी के बाद हमारे पास स्टर्लिंग सेंटर डिफरेंस सेकेंड डेरिवेटिव फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे तो हमने फॉर्मूला यहाँ पर लिखा, लिखने के बाद हमने यहाँ पर सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको हमने अगर कैलकुलेट किया तो हमारे पास आएगा -45.6। तो इस तरीके से हम यहाँ बड़ी आसानी से ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डिफरेंस आज मैं आपको एक क्वेश्चन और ऐसा बता रहा हूँ जिसमें हमारे पास जो होता है इन दोनों में आप देखेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू था वो p इक्वल टू 0 के लिए था। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसमें p जो होता है नॉट इक्वल टू 0 आता है। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड dy by dx ऑफ द फंक्शन टेबुलेटेड बिलो एट द पॉइंट x इक्वल टू 1.5। आपको x दिया है 1.0, 1.2, 1.4, 1.5, 1.8, 2.0। आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो आपको x इक्वल टू 1.5 दिया हुआ है वो टेबल में आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इस x इक्वल टू 1.5 को किसी भी एक वैल्यू के नियरेस्ट हम अज्यूम कर लेंगे। तो हमने बोला कि भाई x इक्वल टू 1.5 जो वो नियर जो है वो 1.4 के में ले लिया, आप चाहे तो 1.6 के लिए भी ले सकते हैं। देन वी यूज द स्टर्लिंग सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला अगेन। अब हमें यहाँ पर h निकालना पड़ेगा, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 0.2 का हमारे पास आ रहा है। आपके पास x नॉट जो हो गया वो आपका 1.4 बन गया और ये आपका x हो गया। तो हम यहाँ पर p निकालेंगे तो p हमारे पास आएगा 1.5 माइनस 1.4 डिवाइडेड बाय 0.2 विच इज इक्वल टू 0.5 ऑब्वियसली विच इज नॉट इक्वल टू 0, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर सेंटर डिफरेंस टेबल हमने यहाँ पर कैलकुलेट करी। तो अगेन दिस इज योर x, हमने सिंपली बनाया वहां पर, दिस इज हमने p बनाया, दिस इज -2 -1 हमारे पास आते आएगा। y की वैल्यू जो क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें दी हुई है, फिर इसको हम सिंपली
इनमें से इन वैल्यू को माइनस करके हम ये वैल्यू निकालते जाएंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आना चाहिए। और यदि इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम फेस होती है तो आप सिंपल सा लॉजिक ये है कि आप इसके प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। वैसे प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आपको। देन निकालने के बाद सिंपल हमें वो फॉर्मूले हमें याद करने हैं जो कि P नॉट इक्वल टू जीरो के लिए था। तो P नॉट इक्वल टू जीरो के लिए हमने फॉर्मूला लिखा, दिस इज डेल्टा बाई जीरो डेल्टा बाई माइनस वन, पी की फॉर्म में हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब इस फॉर्मूले के अंदर अब देखिए ये जो फॉर्मूला जो हमारे पास है, इसको फॉर्मूले को हम दो तरीके से रख सकते हैं याद। या तो ये फॉर्मूला आपको पूरी तरीके से आपको याद हो, या फिर आप इस फॉर्मूले को स्टर्लिंग के सेंटर डिफरेंस के जो स्टैंडर्ड रिजल्ट जो फॉर्मूला जो जो उसका मेन फॉर्मूला उसको ड्राइव करके यहाँ पर इसको लेके आए। बस हमारे पास ये दो ही ऑप्शन है, या तो आपको याद हो या फिर फॉर्मूले को आपको ड्राइव करके ना आना चाहिए। तो आपको ड्राइव करना मैंने आपको सिखाई दिया है। ठीक है, हमने यहाँ पे पी की वैल्यू को रखा 0.5। सारी वैल्यू को हमने यहाँ पर सेंट्रल डिफरेंस टेबल से निकालेंगे और यहाँ पर इन सारी वैल्यूज को हम यहाँ पर रख देंगे। और रखने के बाद इन वैल्यू को हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो आपके पास जो ओवरऑल जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो आपको मिलेगा 4.4814। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर इस लेक्चर को बनाने का पर्पज ये था है कि आपको यहाँ पर वन बाय वन चीज आपको समझ में आने लगे कि किस प्रकार से हम यहाँ पर न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन पे कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें कब न्यूटन फॉरवर्ड न्यूटन बैकवर्ड स्टर्लिंग का फॉर्मूले का यूज करना चाहिए। लेक्चर नंबर 4 और 5 में आपको मैं बताऊंगा कब आपको बेसल्स और न्यूटन डिवाइडेड और लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूले का यूज करिएगा। अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो आप लेक्चर की कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलिएगा। और अगर आप मेरी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 की बुक परचेस करना चाहते हैं तो वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 की बुक भी परचेस कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने आपको ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको दिए हुए, इन तीनों प्रैक्टिस प्रॉब्लम को आप यहाँ पर सॉल्व करिएगा, जिससे कि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि कैसे हम स्टर्लिंग सेंटर डिफरेंस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। ये मेरी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 की बुक है जो आप www.dhanpatraybooks.com से परचेस कर सकते हैं ऑनलाइन। साथ में अगर आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है मैथ्स फॉर यू। इसकी जो आपको इनविटेशन लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप जस्ट अपना टेलीग्राम ग्रुप डाउनलोड करिएगा और साथ में इस लिंक को क्लिक कर दिएगा तो आप वहां पर उससे जुड़ जाएंगे। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, मैथ्स फॉर यू पर और आरजी पेपर पर। मेरी वेबसाइट में विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इन वेबसाइट में आपको विजिट करने से आपको 101% फायदा मिलेगा। तो थैंक यू, गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।